यूपीपीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें। इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो 2023 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, उसका ही आंसर है और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा प्रावधान है जो संविधान में सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है। पहला, न्यायाधिकरण भाग 9 में है। दूसरा, भाग 11 सॉरी है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। तीसरा, सी पार्ट राजभाषा भाग 17 में है। और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। देखो, न्यायाधिकरण जो होता है ट्रिब्यूनल, ये भाग 11 में नहीं है बल्कि भाग 14 में है, वो भी 14A में है। तो इसका मतलब ये ही भाग गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के संविधान जब शुरू हुआ था, भारत का संविधान जब लागू हुआ था, उस समय क्या हुआ कि जितनी भी आधिकारिक कार्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट और भी जो भी होगा, ये केवल अंग्रेजी में होगा। इसकी जो अनुमति दी गई थी, कितने दिन के लिए दी गई थी? 15 वर्ष के लिए। यानी भारत के संविधान ने शुरू में कितनी अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति दी थी? तो ये था 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 ईयर के लिए शुरुआत में दी गई थी। फिर इसके बाद इसको संशोधन करके आगे बढ़ाते रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 20 का कौन सा जो ऑप्शन है इसमें नहीं आता। यानी आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 ऑप्शन में आते हैं और एक कोई ऑप्शन है जो नहीं आता। पहला, अत्याचार के खिलाफ निषेध। दूसरा, आत्म अभिशंसन के खिलाफ निषेध। पूर्वव्यापी कानून और दोहरी सजा का प्रावधान। देखो, दोहरी सजा का प्रावधान मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर एक कार्य करता है, फिर उसके बाद दूसरा फिर कार्य करता है, ठीक है, तो अगर उसको पहले से सजा 15 साल के लिए दे दी गई है, तो फिर उसके बाद जो है उसको अलग से दूसरे कार्य के लिए 15 साल की सजा और नहीं दी जाएगी। तो ये तो है कि 20 में बिल्कुल बात सही है। पूर्वव्यापी कानून का मतलब होता है कि कोई कानून बना है, अब इसके बाद उसको उस व्यक्ति को 5 साल की सजा दे दी गई है, लेकिन उसके बाद उस कानून को संशोधन करके उस व्यक्ति की जो सजा है उसको 10 साल करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 में दिया गया है, तो ये बात भी सही है। ये 20 में आत्म अभिशंसन के खिलाफ निषेध, मतलब अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो निषेध है, गिरफ्तारी जो होती है उसके खिलाफ जो है अनुरोध करने के लिए आत्म अभिशंसन के लिए निषेध है। ये बात भी सही है। लेकिन अगर अत्याचार होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो प्रावधान है ये इसमें नहीं है, बल्कि 17 जो है आर्टिकल है ना, उसके उस पे है, इसमें नहीं है। ये भी मूल अधिकार है, 17 भी मूल अधिकार है, लेकिन ये भाग जो है अत्याचार के खिलाफ निषेध, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं आता। अब ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि पहली महिला अध्यक्ष किसकी लोकसभा की। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज। तो पहली लोकसभा जो स्पीकर थी ये कौन है? मीरा कुमार। ये कब से कब तक रही हैं? 2009 से 2014 के तक रही हैं मीरा कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए जा रहे हैं, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्राम सभा के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट सही मेल नहीं खा रहा है। पहला, इसके पास ग्राम स्तर की शक्तियां और कार्य जैसे राज्य विधानमंडल के पास राज्य स्तर पर होता है। तो ये बात सही है, ये ग्राम स्तर पर एक काम करता है या करती है।
इसकी शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, जो भी पावर मिलेगा ये इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी तो गलत होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये बात भी सही है। इसने पूछा है कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। केवल बी पार्ट जो है ये सही नहीं है, ये पार्ट, सी पार्ट सही, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसने पूछा कौन सी सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, पंचायतों के सभी चुनाव जो होते हैं किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? चुनाव राज्य चुनाव आयोग, राज्य विधानमंडल, भारत का चुनाव आयोग और पंचायती राज आयोग। तो ये भी जो चुनाव होगा ये राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो पंचायती राज चुनाव होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य चुनाव आयोग है इसकी जिम्मेदारी है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा गया है। अब इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है इस चुनाव को क्या कर देती है, शून्य घोषित कर देती है। मान लेते हैं उसने 6 महीने कार्य कर लिया, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना 6 महीने काम कर चुका है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है और 6 महीने में उसने काफ़ी काम कर लिए, मान लिया ए काम कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया। ठीक है, तो 6 महीने बाद जब कोर्ट कहती है कि ये जो उनका चुनाव हुआ था ये अवैध था, तो इनकी जो सदस्यता है ये निरस्त की जाती है। तो इसके विषय में कुछ पॉइंट दिया गया है। ऐसी घोषणा से पहले, यानी 6 माह के पहले ए बी सी 3 काम किए उसने, ऐसी घोषणा के से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाते हैं। देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया उससे पहले जो भी कार्य उपराष्ट्रपति ने किए वो सारे के सारे मान्य होंगे, अवैध नहीं होंगे, यानी ये बात सही है क्योंकि वैध हैं वो। अब इसके बाद आदेश आ गया और इसके बाद इसने मतलब इन्होंने डी काम और कर दिया, तो अब क्या होगा, ऐसी घोषणा के दिन जब घोषणा हो गई उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाएंगे। ये जो काम है उस दिन की बात कर रहा है, अगर तो उस दिन अगर ऐसा होता है तो उस दिन इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या माना जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा। ये बात गलत है, उस दिन के लिए तो है वो, हाँ उस दिन के लिए जो है उनकी बात को माना जाएगा, हाँ उसके बाद जो कार्य करेंगे वो नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही है। ठीक है, उस दिन के बाद जो कार्य, उस दिन के लिए कार्य मान लिया जाएगा, तो जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन का जो कार्य होगा वो वैध माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ना सोचना कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा वैध। इसमें बोला है कि नहीं माना जाएगा तो ये बात गलत हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया त्याग पत्र किसको संबोधित होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो वो किसके नाम पे संबोधन करते हैं? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे संबोधन करता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का हिस्सा है? मतलब इसमें एक ऐसा प्रावधान है जो मौलिक कर्तव्य भी है और डीपीएसपी भी है, तो हमको ये बताना है ये ऐसा कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये तो मेरा डीपीएसपी है, ये तो इसमें नहीं होगा। पर्यावरण की सुरक्षा, हाँ ये दोनों पार्ट जो है पर्यावरण की सुरक्षा डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये डीपीएसपी का है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये भी डीपीएसपी का है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है
अनुसूची और विषय के लिए सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें मेल कराना है और कौन सा मेल नहीं खा रहा उसको आंसर देना है। पहला, तीसरी अनुसूची के रूप में, जो तीसरी संविधान की अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञा के विषय में बताया गया है, ये बात सही है, तो ये ऑप्शन सही है। नौवीं अनुसूची, देखो नौवीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन करके ऐड किया गया था, जो कि पहला संविधान संशोधन था। तो इसमें राज्यों की परिषद में सीटों का ये ऐसा कोई बात नहीं, जो राज्यों की सीटों के विषय में बताया गया है ये अनुसूची 4 में बताया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8वीं में भाषाओं के लिए बताया गया, ये बात सही है। 10वीं में दल बदल के आधार पर योग्यता के, ये भी बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ रीट जारी करने की जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो सर्वोच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बात सही है, ये है। परमादेश ये भी है, निषेध भी है, अधिकार परीक्षा भी है, और उत्प्रेषण लेख जैसे रीट जारी करने की शक्तियां हैं, ये बात सही है, जो कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त है। आर्टिकल 32 के तहत आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से ये रीट जारी कर सकता है कोई भी, तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये बात सही है। इसके बाद बोला जा रहा है संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है, ये बात नहीं। सर्वोच्च न्यायालय खुद दे सकता है लेकिन संसद नहीं दे सकती, तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही होगा, एक सही का मतलब बी ऑप्शन। ये इंग्लिश में है वही, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट सच दैट habeas corpus mandamus prohibition quo warranto and certiorari which are appropriate for the enforcement of fundamental rights, ये बात सही है। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद दिया जा रहा है पहली सूची में, उसके बाद बताना है ये किससे मेल खा रहा है। तो पहली अनुसूची अनुच्छेद 324 में क्या है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग किससे संबंधित है, यानी पहले का 4 होना चाहिए। पहले का 4 देख लो, ए का 4 किसमें है, ए का 4 केवल लास्ट में है और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहीं से सही हो गया। अब मेल करा लो बी का तीसरा होना चाहिए। बी का तीसरा क्या है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 क्या है, लोक सेवा आयोग, ये बात सही है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग के संबंध में है, और अनुच्छेद 338 ये किससे संबंधित है, ये हमारा राष्ट्रीय अनुसूची जाति के रूप में है, तो ये आर्टिकल इससे है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 324 चुनाव आयोग बताता है, 315 लोक सेवा आयोग बताता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग बताता है, और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर में संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है मतलब ये कौन सा कथन सही है, ये यूपी भर के लिए पूछा जा रहा है, और इसमें संसद के विषय में बताया गया है। पहला, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित हैं, मतलब जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश से 31 प्रतिनिधि जाएंगे। टोटल कितने होते हैं, 245 और प्लस 7 जो रिजर्व रखी गई हैं, तो कितना है 252 में जो सेलेक्ट करने की 12 पावर थी, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 31 लोगों को किसके द्वारा चुना जाता, मतलब कहाँ से चुना जाएगा, ये यूपी से चुना जाएगा, ये बात सही है। वही लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 80 चुने जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया, ये भी सही है वो भी सही है, यानी यूपी से राज्यसभा का चुनाव होगा जो कि अपर हाउस है, तो उसमें 31 मेंबर, जो कि लोअर हाउस यानी लोकसभा, इससे 80 मेंबर यूपी से जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं, ये बात सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो संसद है उसके पास ये अधिकार है। अच्छा, पहला पार्ट देखो, थोड़ा ये क्या है इसमें, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं, ये बात है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। देखो किसकी बात हो रही है? संसद के सचिवालय की। तो क्या है, ये बात सही है। दूसरी बात, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, ये बात भी सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। देखो, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य, ये नहीं 4 सदस्य होते हैं, तो 6 तो होते नहीं, तो ऑप्शन पहला तो गलत हुआ। ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को नहीं देता है बल्कि राष्ट्रपति को देता है, तो ये बात भी गलत हो गई, राष्ट्रपति को देगा, तो ये दोनों बातें गलत हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? अटॉर्नी जनरल के लिए महालेखक परीक्षक के लिए बात कही जा रही है। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। हाँ, ये बात सही है। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्त होने की योग्यता रखता है तो इसको भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा जब मन हो जब हटा सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ रीजन है, बताना है क्या सही है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य के संबंधित विधानमंडल के विचार मांगने के बाद संसद को किसी भी राज्य की सीमा को बदलने की सिफारिश कर सकता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, ये बात भी सही है। इसका मतलब देखो, राष्ट्रपति के पास पावर है किसी स्टेट को 2 भाग में तोड़ दे, 4 भाग में तोड़ दे, 5 भाग में तोड़ दे, उससे स्टेट लोकसभा जो विधानसभा है उससे परामर्श तो लेता है, लेकिन मन होगा तो मानेगा, मन नहीं होगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें क्या है आपके पास? समिति निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रारंभिक से अंतिम तक आपको बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक, मेल कराना है इसमें, तो आपको ये बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहला क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी तो ये 1947 का टाइम था। ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। फिर भारतीय संविधान को अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सॉरी 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान को अपनाया गया और अधिनियमित किया गया, मतलब कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी तो ये तारीख क्या थी? 1949 था, ना कि 1950। 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, इसके बाद क्या था? तो पहला प्रारूप समिति 1947, फिर इसके बाद भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया 1949 जो कि 26 नवंबर था। फिर इसके बाद क्या है? भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि कब प्रारंभ हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? चौथा होना चाहिए, 1946। फिर उसके बाद 1947, फिर 1949, फिर 1950। तो पहले 4, फिर उसके बाद फर्स्ट,
फिर सेकंड, लास्ट में थर्ड आना चाहिए। तो लास्ट में थर्ड किसमें है, लास्ट में थर्ड इसमें है और इसमें है, बाकी दो कट गए। ठीक है, इसका पहले कौन है, 4 है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यानी प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई। ये बात भारतीय संविधान को अपनाना और अधिनियमित करने के लिए 26 नवंबर 1911 में 1949 में सॉरी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 1946 में, दिसंबर के महीने में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, वही कथन और कारण दिए जा रहे हैं, बताना है। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। देखो संसद जो है उसमें क्या होता है, 3 लोग शामिल होते हैं संसद में। 3 लोग में कौन होता है, 3 लोग में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस और राष्ट्रपति, ये जब मिलते हैं तभी संसद बनती है। यानी कोई भी कानून दोनों लोकसभा और विधानसभा से लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपना साइन नहीं करेगा जब तक उसको कानून नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑप्शन बी नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं करता, बल्कि ये एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी ये नहीं, डी ऑप्शन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर विधान परिषद बनाना चाहता है कोई भी स्टेट, तो उसके विषय में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक सदस्य, ये कह रहा है कि अगर विधान परिषद बनाना चाहते हैं तो जितने भी सदस्य होंगे, यानी मान लो 300 सदस्य हैं, तो 300 में से जो ये 300 सदस्य किसके हैं, विधानसभा के हैं, और अगर उसको विधान परिषद बनाना है तो इसका 1/3 मेंबर ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी 100। ठीक है, वही बात है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं अगर 300 है तो। ठीक है, फिर उसके बाद किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, यानी मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3। ठीक, तो यूपी में कितने हैं, 100 है। तो इसका क्या हुआ, मतलब दोनों बातें सही हैं। जब दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ बताया जा रहा है। पहला अनुच्छेद 109 लिखा है, 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये 108 की बात है। ठीक है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो ये अध्यक्ष जो है कहाँ का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें बोला है कि 109 में, बल्कि 108 में प्रावधान दिया गया है। इसके लिए कि अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें दोनों सदन सहमत नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, वो भी साधारण विधेयक के संदर्भ में। ऐसा ना हो कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो हम क्या करें, संयुक्त बैठक बुला दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है और उस पर सहमति नहीं बन पा रही है तो दोनों संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था पर लागू करने की बात की गई थी, किसके द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा। ये बात सही है। उन्होंने बताया था कि बलवंत राय मेहता की जो थी उससे अलग बताते हुए इन्होंने बताया, वो बाद में की बात है, इन्होंने बताया कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की जाए। बलवंत राय ने 1959 के करीब लागू करवा दिया था, तो इस वजह से इन्होंने बताया नहीं, उसकी जगह पर अगर हम इसको लागू करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
फिर उसके बाद राज्य स्तर से नीचे लोक पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक ब्लॉक पहला बिंदु बनाना होगा। ब्लॉक के विषय में नहीं बताया बल्कि ग्राम सभा के विषय में बताया गया है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन केवल एक सही है। ये सारे क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आए थे यूपी पीसीएस के, ठीक है, इस वजह से हमने इसको करा दिया। अब आपका काम है एक बार और देख लें, नहीं समझ में आया तो फिर देख लें, फिर उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो हो सकता है आज शाम के या फिर कल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।